Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम केमिस्ट्री, बायो और साथ ही साथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर योर क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज की ये 9th क्लास है, ऑलरेडी हम 8th क्लासेस में PYQ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने पुरानी क्लासेस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ स्पर्म एंड एन ओवम और एन एग ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन में पूछा है कि कितने क्रोमोसोम जो हैं वो किस में होते हैं, आर देयर इन स्पर्म एंड एन ओवम और एन एग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी, तो 22, 23, 21 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 20। अगर मैं बात करूं स्पर्म सेल की यानी कि मेल गैमेट की, स्पर्म सेल यानी कि मेल गैमेट की, तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं फीमेल गैमेट की यानी कि ओवम या एग सेल, फीमेल गैमेट, तो ये भी कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम। ठीक है जी, यानी कि स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। तो व्हेन स्पर्म फर्टिलाइज विद ओवम, व्हेन स्पर्म फर्टिलाइज विद ओवम, कि जब स्पर्म जो है किसके साथ, ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट फॉर्म करता है जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। जाइगोट फॉर्म, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो मेल गैमेट के पास भी 23 और फीमेल गैमेट के पास भी कितने? 23। और स्पर्म फर्टिलाइज विद ओवम, जाइगोट फॉर्म 46 क्रोमोसोम। तो पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन स्पर्म एंड एन ओवम और एन एग ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो कितने होंगे? 23। तो 22 गलत, जो सेकेंड ऑप्शन है 23 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग अमोनिया, कि अमोनिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि इट इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन, की जो जनरली किसके थ्रू एक्सक्रीट होती है? डिफ्यूजन की तरह अक्रॉस बॉडी सरफेस, और किसके थ्रू? गिल सरफेस इन फिश। दूसरा है ये रेयरली कैसे होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि यह सरलता से कैसे होते हैं? घुलनशील हैं। आफ्टर दैट की किडनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, कि गुर्दे इसके किसमें? रिमूवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीटिंग अमोनिया उसे हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन था कि प्राय यह शरीर की सतह या गल फिश में माध्यम से विसरण द्वारा उत्सर्जित होता है, तो ये बात तो सही है। ये रिलेटेडली सॉल्यूबल है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बट जो थर्ड ऑप्शन है कि किडनी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है उस इन इट्स रिमूवल, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा क्योंकि किडनी नहीं करती है। और पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है यही सही नहीं है। और फोर्थ था जो प्रोसेस होता है अमोनिया को एक्सक्रीट करने का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। बात सही है, जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑक्सीडेंट इन रॉकेट टू बर्न द फ्यूल, कि रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए
कौन से ऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लिक्विड हीलियम का करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन है लिक्विड आर्गन। तो किसका यूज किया जाता है? लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन जिसे कैसे यूज किया जाता है? इज यूज्ड एज ऑक्सीडेंट, इज यूज्ड एज ऑक्सीडेंट इन रॉकेट टू बर्न द फ्यूल, इन रॉकेट टू बर्न द फ्यूल। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड हीलियम ये भी गलत, लिक्विड नाइट्रोजन भी गलत, तो जो थर्ड ऑप्शन है लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि तरल ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रॉकेट को दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है बर्न करने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन स्पेस में नहीं होती है। लिक्विड ऑक्सीजन को वाइडली यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडेंट इन रॉकेट इंजन, क्योंकि जो वो क्या करता है? रैपिड कंबक्शन को सपोर्ट करता है ऑफ रॉकेट फ्यूल्स, किसकी तरह? लाइक लिक्विड हाइड्रोजन और केरोसिन की तरह। अब बाकी जो ऑप्शन थे कि लिक्विड हीलियम ये कूलिंग को सपोर्ट करता है, ऑक्सीडेंट को नहीं। लिक्विड नाइट्रोजन जो कि कूलेंट और प्रेशराइजेशन ये भी कंबक्शन के लिए नहीं होता है। लिक्विड आर्गन का हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करते हैं एज अ रॉकेट ऑक्सीडाइजर नहीं करते हैं, तो वो किसका करते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन का। तो उस केस में जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, की जो वाटर की हार्डनेस होती है वो किस सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से होती है? तो वो पोटेशियम और सल्फर की प्रेजेंस की वजह से होती है, वो पोटेशियम और कैल्शियम की वजह से होती है, थर्ड ऑप्शन है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है, या फिर वो मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सॉल्ट की वजह से होती है। तो जो हार्डनेस होती है वाटर की वो किस सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से होती है? वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम एंड सल्फर गलत, पोटेशियम एंड कैल्शियम गलत, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल, कि निम्नलिखित में से किसे रथ पशु कहा जाता है? लेट्स सी ऑप्शन। पहला है एनिमल यूज फॉर फार्म लेबर, कि मतलब किसके लिए एनिमल्स को यूज किया जाता है? किसके लिए? फार्म लेबर यानी कि कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त पशु। ठीक है। दूसरा है पोल्ट्री एनिमल यानी कि मुर्गी पालन पशु। तीसरा है एग प्रोड्यूसिंग एनिमल की अंडे देने वाले पशु, या फिर मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल एनिमल। तो जो यूज किया जाता है वो किसे कहते हैं? कि एनिमल यूज फॉर फार्म लेबर। तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। की जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। लेट्स सी, बात करते हैं ड्रॉट एनिमल यानी कि बाहरवाही पशु या फिर रथ पशु। तो एनिमल जो किस लिए यूज किए जाते हैं? फॉर पुलिंग लोड्स, कार्ट्स, प्लग्स और अदर फार्म लेबर के लिए। तो एग्जाम्पल जैसे ऑक्सन है, हॉर्सेस है, कैमल्स, डोंकी, बफेलो, एलिफेंट। तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब होते हैं ड्रॉट एनिमल यानी कि रथ पशु। पोल्ट्री एनिमल मुर्गी पालन पशु, जैसे हम किसका पालन करते हैं? जैसे हैंस हो गए, डक्स हो गए, किसके लिए? मीट और एग के लिए। तो ये तो ऑप्शन नहीं था। एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स अंडे देने वाले पशु कौन से होते हैं? जैसे हैंस, डक्स। तो ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्वेल्स एटसेट्रा ये क्या करते हैं? एग का प्रोडक्शन करते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स तो वो कौन कौन से हैं? जैसे काउ, बफेलो, गॉट, कैमल, जिसे हम यहाँ यूज करते हैं? डेयरी फार्मिंग में यूज करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीट, कि इनमें से कौन सा वीट का एग्जाम्पल है? तो पहला ऑप्शन है स्प्रिंग ऑनियन, या फिर बेसिल प्लांट यानी कि तुलसी का पौधा, लेमन ग्रास, या फिर कैरेट ग्रास यानी कि गाजर घास। तो जो
एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन पूछा है कि वीट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कैरेट ग्रास है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, बेसिल प्लांट भी गलत, लेमन ग्रास भी गलत। तो जो कैरेट ग्रास है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, बात करते हैं स्प्रिंग ऑनियन। ये क्या है? इट इज अ कल्टीवेटेड वेजिटेबल, ये कोई वीड नहीं है, ठीक है जी। बेसिल प्लांट एज वी ऑल नो, यानी कि जो तुलसी का पौधा होता है उसे मेडिसिनल पर्पस के लिए भी, और रिलीजियस प्लांट है जिसे उसे हम मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, और वो एक रिलीजियस प्लांट है जिसकी पूजा भी होती है। तो दैट इज बेसिल प्लांट, वो कोई वीड नहीं है। ये आप सबको पता है, तुलसी आप सबके घर में होती है। तो ये हो गया गलत। अब बात करते हैं लेमन ग्रास। तो ये कैसी होती है? ये एक एरोमेटिक ग्रास है जो मेडिसिन वगैरह में यूज होती है, टी में यूज होती है, और इवन ऑयल में यूज किया जाता है, बट इसे ये वीड नहीं है। कैरेट ग्रास जो है ये कॉमन वीड है जो फील्ड्स में ग्रो करती है, गार्डन्स में ग्रो करती है, कंपीटिंग विद क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। क्लियर है? तो इस केस में जो डी ऑप्शन था कैरेट ग्रास तो था, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दी जा रही है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं DSSB में, तो क्या पता रिपीट हो जाए, तो आपको एक बार गो थ्रू जरूर करने चाहिए। ये देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने सारे PYQ देखे हैं, हर बार जो ये वाला क्वेश्चन है ये रिपीटेड है कि मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू 10 किलोमीटर इज कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी की सतह से लेकर 10 किलोमीटर तक का मुख्य वायुमंडलीय स्तर क्या कहलाता है? उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, थर्मोस्फेयर कहते हैं, मीजोस्फेयर कहते हैं, या फिर स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, की किसका एक्सेसिव यूज? फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, कहा? एग्रीकल्चर में। हैज लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना? तो यूट्रोफिकेशन, फोटोकेमिकल स्मोक, या फिर डिसेंटेशन। तो जो एक्सेसिव यूज होता है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज यूट्रोफिकेशन। तो जो आपका पहला ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन, ये तो हो गया सही। फोटोकेमिकल स्मोक नहीं, डिसेंटेशन भी नहीं। तो लेट्स सी, 3 ओनली की जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सही है, नहीं, जो सिर्फ फर्स्ट है वो सही है। तो फर्स्ट ओनली, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब एक इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे आपको ये याद रह सकता है। तो आप याद रखेंगे कि ईगो कैफे, तो ई का मतलब है यूट्रोफिकेशन। ये किसके वजह से होता है? एक्सेसिव फर्टिलाइजर या फिर एल्गल ब्लूम इन वाटर, तो दैट्स लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। उसके बाद आता है जी से ग्लोबल वार्मिंग, जो किसकी वजह से होता है? जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है। वो कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा। आफ्टर दैट ओ से होता है ओजोन डिप्लीशन, जो किसके वजह से होता है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर लीडिंग टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंक्रीज। सी आता है कोरोजन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, बेसिकली कोरोजन किसके वजह से? एयर वाटर पॉल्यूटेंट की वजह से। एसिड रेन जो है वो किसके वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग क्या फॉर्म करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। F4 फॉग स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, ये कहां से होता है? फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट प्लस सनलाइट और प्लस हाइड्रोकार्बन। आफ्टर दैट अफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। टॉक्सिक केमिकल जो है वो एक्युमुलेट इन द फूड चेन। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इन सारे टर्म्स को याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो फॉर्म होता है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने एटम्स होते हैं? दैट इज 3। तो इसमें जो 3 होगा वो क्या होगा? सही आंसर। तो 2 होते हैं, जिसमें 2 होते हैं वो डायटोमिक होता है, तो ये हो गया गलत। 4 भी नहीं होते, 1 भी नहीं होते, कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। इजी क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 10th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है सॉइल में, और जो असेंशियल होता है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। तो जो पहला है बात हो रही है जो प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल है, सल्फर है, आयरन है, कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है। तो वो कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल है, तो वो होता है आयरन। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11th है कि सोडा लाइम प्रोसेस टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, कि जो सोडा लाइम प्रोसेस है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विनर्स मेथड कहते हैं, उसे हम मैक्सवेल मेथड कहते हैं, उसे हम बोर मेथड कहते हैं, या फिर उसे हम क्लर्क मेथड कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लर्क मेथड कहते हैं। वीनर विधि नहीं कहते, मैक्सवेल मेथड नहीं है, इवन बोर मेथड भी नहीं है। तो ये क्या है, क्लर्क मेथड है। जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, कि इनमें से कौन सी डोमेस्टिक सोर्स नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू स्रोत मिट्टी प्रदूषण का कारण नहीं है। तो फर्टिलाइजर, प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल्स, किचन वेस्ट, यानी कि फर्टिलाइजर नहीं है, या फिर प्लास्टिक बैग्स, या फिर कांच की बोतलें, या फिर रसोई का कचरा। तो जो फर्टिलाइजर है वो डोमेस्टिक सोर्स नहीं है, इज नॉट द डोमेस्टिक सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो जो पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजर वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। फर्टिलाइजर जो मेनली कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर में। तो इसे डोमेस्टिक यानी कि घर से निकलने वाला कचरा जो होता है उसमें हम कंसीडर नहीं करते हैं सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो ये एक डोमेस्टिक सोर्स नहीं है। प्लास्टिक बैग्स कॉमन डोमेस्टिक वेस्ट है। इसे ना तो इन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है, दे डू नॉट डिकम्पोज एंड पॉल्यूट सॉइल। ग्लास बॉटल जो है ये भी एक हाउस होल्ड वेस्ट है जिससे रिसाइकल नहीं किया जाता, दे रिमेन, वो सॉइल तक ही रहते हैं, लंबे सॉइल में ही रहते हैं लंबे टाइम तक। किचन का जो वेस्ट होता है ये रेगुलर डोमेस्टिक वेस्ट जो क्या करता है, सॉइल को पॉल्यूट करता है अगर उसे मैनेज प्रॉपरली नहीं किया जाता। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13 है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का बढ़ना अर्थ एटमॉस्फेयर में लीड टू द फिनोमिना ऑफ, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन होल, फोटोकेमिकल स्मोक, एसिड रेन। अभी हमने शॉर्ट टर्म में जो एक ट्रिक थी उसमें ये सारे टर्म्स देखे थे। तो ये क्या होता है, इसे जब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो लीड्स टू द फिनोमिना ऑफ दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे ट्रिक को। वो क्या था, ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है। ओजोन डिप्लीशन किसके वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, ठीक है। एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फोटोकेमिकल स्मोक ये किससे होता है, फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट, सनलाइट और हाइड्रोकार्बन। और क्वेश्चन में पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का बढ़ना अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या कॉज करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेट्स सी। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या होता है कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है एंड क्लाइमेट में चेंज आता है। तो ये तो सही आंसर था। ओजोन होल ये किसके वजह से होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं होता। फोटोकेमिकल स्मोक कोज्ड बाय पॉल्यूटेंट जैसे हाइड्रोकार्बन, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, सनलाइट के साथ, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं। और ये भी एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये भी कोज्ड बाय पॉल्यूटेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस होता है,
ठीक है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द कंसेप्शन, किसके थ्रू, बर्थ के थ्रू, टू मेचुरेशन, वो सिर्फ मेचुरेशन तक जाता है, तो वो कहाँ तक जाता है, डेथ तक। तो लेट्स सी। दूसरा है कि जो गर्ल्स हैं वो मैच्योर अर्लियर इन कंपैरिजन टू बॉयज। ठीक है। थर्ड है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल एज वेल एज प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। बात तो सही है। प्री नेटल यानी कि बिफोर बर्थ एंड पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉलो अ पैटर्न और जनरल सीक्वेंस। तो तीनों ऑप्शन सही है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो कॉन्टिन्यूअस, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द कंसेप्शन थ्रू बर्थ टू मैच्योरेशन। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोर्स एंड फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि निम्नलिखित में से कौन लिंग भेदभाव का स्रोत तथा रूप हो सकता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, यस हो सकती हैं। दूसरा है फैमिली एंड पेरेंट्स, यस फैमिली और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो जो थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, कि इनमें से कौन सा है दैट इज एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। तो जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होता है वो होता है थ्योरी। ठीक है जी। तो लेट्स सी। एविडेंस, प्रमाण नहीं। नेचुरल रो, ये भी नहीं। थ्योरी, सिद्धांत, बात सही है। जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। लेट्स सी। पहला है कि मल्टीग्रेड टीचिंग इज मोर इफेक्टिव बाय द एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट, कि जो मल्टीग्रेड टीचिंग है यानी कि एक साथ कई कक्षाओं को उचित बैठने की व्यवस्था से पढ़ाना अधिक प्रभावी होता है। ठीक है जी। दूसरा है, पूछा है कि कौन सा गलत है, मल्टीग्रेड टीचिंग इज सीन इन द डेवलप्ड एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके। तीसरा है, मल्टीग्रेड टीचिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मल्टीपल टीचर जो हैं टीच करते हैं सेवरल क्लासेस को एक ही टाइम पे। ठीक है, कि मल्टीग्रेड शिक्षण वह स्थिति है जिसमें कई शिक्षक एक साथ कई कक्षाओं में पढ़ाते हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट है कि मल्टी लेवल टीचिंग जो किससे रिलेटेड है, विद मोनोग्रेड सिचुएशन। तो जो पहला ऑप्शन था कि मल्टीग्रेड टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है बाय द एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट, बात तो सही है। दूसरा है कि जो मल्टीग्रेड टीचिंग है वो देखी जाती है डेवलप एज वेल एज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी सही है। बट मल्टीग्रेड टीचिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मल्टीपल टीचर जो हैं वो सेवरल क्लासेस को पढ़ाते हैं एट अ टाइम, ये सही नहीं है। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का फीचर नहीं है। कैन बी फ्लेक्सिबल एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट, ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग यानी कि छात्र की आवश्यकता अनुसार कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला हो सकता है। ठीक है जी। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कि ग्रेड्स जो हैं डू नॉट कैरी मच वेट, की जो ग्रेड का महत्व जो है वो कम होता है, या फिर ये परिणाम आधारित है यानी कि आउटकम ओरिएंटेड है, या फिर फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि शिक्षण प्रोसेस के दौरान बार बार लागू किया जाता है। तो कौन सा फीचर नहीं है किसके रिगार्डिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो पहला था ये क्या होता है, छात्रों की आवश्यकता अनुसार लचीला होता है, यस फ्लेक्सिबल होता है, बात तो सही है। ग्रेड का महत्व कम होता है, ये बात भी सही है। आउटकम ओरिएंटेड, तो ये आउटकम ओरिएंटेड नहीं है और यही फीचर नहीं है। तो जो परिणाम आधारित जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री। तो 940 तो दैट इज 914। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 20 है, इन विच ईयर was the first of its kind all India seminar on teaching science in secondary school held at शिमला हिल्स। तो कौन से ईयर में हुआ था, वो हुआ था 1956 में। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। बाकी के ऑप्शन जैसे 1950 गलत, 1961 गलत, 1953 गलत। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 21 है कि हु इज द बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन
डिफाइन द पैराडिग्म शिफ्ट एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कि वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना पुस्तकों में कौन एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में प्रतिमान बदलाव को परिभाषित करता है? कार्ल पॉपर, इमर लैकोटॉस, थॉमस कोहन या फिर रिचर्ड रॉटरी? तो दैट इज थॉमस कोहन। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। 22 है कि विच टीचिंग मेथड इज सॉक्रेट्स एन एक्सपोनेंट ऑफ? तो क्वेश्चन आंसर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ट्यूटोरियल मेथड है, लेक्चर मेथड है? तो दैट इज क्वेश्चन आंसर मेथड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23 है कि इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? कि जो इंडक्टिव जो आगमन और निगमन विधि है, ठीक है, वो अप्रोच इज द बेस्ट मेथड टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो साइंस के लिए, ग्रामर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, तीनों के लिए ही अच्छा तरीका है। तो पहला आता है फर्स्ट एंड 3 नहीं, तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों के लिए ही क्या है बेस्ट मेथड है फॉर टीचिंग। तो 1, 2, 3 क्या हो जाएंगे सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 24 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉइल इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉइल? तो वो कौन सा होता है? दैट इज बिटुमिनस। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, लिग्नाइट नहीं, पीट नहीं, सब बिटुमिनस नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है बिटुमिनस ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम? की वैलेंसी पूछे, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं लिथियम के एटॉमिक नंबर की, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 3। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये होता है 2, 1, यानी कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो फर्स्ट है 0 नहीं, जो सेकंड ऑप्शन है 1 ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज की क्लास में हमने 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।